लेकिन 60 होने दो अगर है कुछ। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग अच्छे हैं, समझ तो रहे होंगे। आप लोग जरूर समझते हैं और मैं हर ढंग से आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूं। बीच बीच में मैं रुक के पूछता रहूंगा। तो मैं फिर एक बार आपको याद दिला दूं कि जैसा मॉडर्न में आप लोगों ने जो बुद्धिमत्ता दिखाई थी, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी वही दिखानी है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं, इसलिए मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, उसको क्रिएट करना सही नहीं होगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन राइटिंग में आप हमारे साथ ज्यादा बढ़िया काम करें। उस पर भी हम काम करेंगे, करते रहेंगे, आपको मॉडल आंसर भी देते रहेंगे। क्वेश्चन देखो, एक एक दो पंक्तियां अच्छा स्टार्ट करना सीखो और कुछ कोटेबल और अच्छे लाइंस है उसको याद रखने की कोशिश करो। उससे आपकी पूरी जो राइटिंग है उसकी क्वालिटी सुधर जाएगी। पूरी क्वालिटी आपको उससे राइटिंग की सुधर जाएगी। तो आप कोशिश करो उस तरह के जो कोटेबल लाइंस है उसको याद रखें। मतलब कुछ कुछ जो आप चाहेंगे तो जरूर हो जाएगा। देखो, अब इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको कैसे लेना है कि हमने इसको कई खंडों में बांटा है। जैसे हमारा खंड फर्स्ट था, तो खंड फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि उसमें प्राचीन विश्व, मध्यकालीन विश्व, आधुनिक पश्चिम का उद्भव। तो प्राचीन विश्व में हमने आपको, देखो आप दुनिया में चेंजेस देख रहे हो और चेंजेस को आपको कॉन्टेम्पररी तक लाना है। आपका सिलेबस तो पहले ही हो जाता है, लेकिन वो पढ़ने का मजा ही क्या है कि जब हमको विश्व इतिहास पढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्पष्ट ना हो, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्पष्ट ना हो, अंतर्राष्ट्रीय संविधानवाद स्पष्ट ना हो, केवल आप लोगों को एक ही चीज करनी पड़ेगी कि मेंटली अलर्ट रहना पड़ेगा, क्लास को रेगुलर रखना पड़ेगा, क्लास को गैप नहीं करना है। और कनेक्टिविटी बनाने का एक तरीका ये होता है कि बीच में क्लास अगर गैप, एक कोई भी कारण से अगर मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो गई या कोई दूसरे कारण से अगर ऐसा भी करना हुआ, तो आप उस क्लास का वीडियो देखने के बाद ही अगला क्लास करिए। क्योंकि जब वो कनेक्टिविटी आपकी टूटेगी तो फिर जो मैं चाह रहा हूं हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। देखो, खंड में कोई महत्व नहीं है। हम अकेला प्रबोधन पढ़ेंगे, अकेला अमेरिकी क्रांति पढ़ेंगे, हम अकेला फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे, तो उसका यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक चलती हुई यात्रा है। जैसे आप एंशिएंट विश्व में देखा कि पहले दुनिया में कुछ सिविलाइजेशंस थे, फिर बड़े बड़े साम्राज्य आए और उन साम्राज्यों का विघटन हुआ। धर्म के क्षेत्र में अलग अलग हुआ। ईसाई धर्म आया यूरोप में, बाकी जगहों पर अपने अपने धर्म थे, धार्मिक पंथ थे। और फिर व्यापार में आपने देखा कि प्राचीन काल में व्यापार भी उन्नत अवस्था में थी, रोमन व्यापार उसी समय भी आपने देखा। जब आप मध्यकाल में आए तो देखे कि साम्राज्य का विघटन हुआ, यूरोप में सामंतवाद आया, सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था आई और पवित्र रोमन साम्राज्य अस्तित्व में आ गया। फिर आपने देखा आधुनिक पश्चिम का उद्भव, कुस्तुनिया का पतन हुआ और कैसे वहीं से चेंजेस शुरू हुआ। जैसे भौगोलिक खोज शुरू हुई, व्यावसायिक क्रांति हो गई, पुनर्जागरण आया, धर्म प्रचार आंदोलन आया, उधर व्यावसायिक क्रांति ने वाणिज्यवाद का रूप ले लिया, राष्ट्रीय राजतंत्र का उद्भव हुआ, राष्ट्रीय राज्य की सीमा खींची गई और कल मैंने बताया 30 वर्ष युद्ध हुआ। उसके साथ ही आप देखेंगे कि आधुनिक राज्य व्यवस्था की शुरुआत हुई। फिर आपको हम ले आए दूसरे खंड में। दूसरे खंड में मैंने कल जैसा कि आपको बताया था, याद होगा कि दूसरे खंड में आप को प्रबोधन, अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, 19वीं सदी में उदारवाद तथा राष्ट्रवाद का प्रसार एवं यूरोप पर उनका प्रभाव, ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। केवल अमेरिकी क्रांति के साथ हमने अमेरिकी गृहयुद्ध को रख दिया। हालांकि गृहयुद्ध है 19वीं सेंचुरी की घटना और अमेरिकी क्रांति 18वीं सदी के लास्ट की घटना है और गृहयुद्ध हुआ 1865 टू 1865 में। लेकिन अमेरिकी क्रांति का ही अधूरे एजेंडा को पूरा करता है। तो अमेरिका को समग्रता से समझने के लिए हमको गृहयुद्ध करना भी था। लेकिन जब फ्रांस की क्रांति हम कवर करेंगे तो फ्रांस की क्रांति सीधा अमेरिकी क्रांति से जुड़ती है, फ्रांस की क्रांति। फिर आप आते हो जब फ्रांस की क्रांति के बाद, तब आप 19वीं सदी में उदारवाद और राष्ट्रवाद के प्रसार पर देखोगे। बहुत मजा आने जा रहा है आपको इस टॉपिक में। कोई बर्डन में नहीं होने दूंगा, बस केवल आप लोग क्लास में रेगुलर रहना और
स्टडी मटेरियल में एडवांस में आपको भेजता रहूंगा, उसमें आपको कोई कमी नहीं होगी। आप इधर उधर कुछ नहीं देखो, आप हमें फॉलो करो। और फिर मैंने बताया कि इन सब के बीच का संबंध ये बताता है। और उपखंड में प्रबोधन पहला मैंने कल शुरू किया, और इसमें हमें इतने फीचर्स करने हैं, और इसी में मैंने आपको कल उसका शाब्दिक अर्थ बताया, प्रबोधन क्या कहता है। फिर मैंने बताया कि प्रबोधन की पृष्ठभूमि क्या है। तो एक मैंने बताया कि सामाजिक आधार है, और सामाजिक आधार में फिर एक बार मैं रिपीट कर दूं कि देखिए, प्रबोधन के लिए आप चाहे आप जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कहें, लेकिन कोई अगर एक सेंटेंस में हमें कहेगा कि अच्छा ये बताइए कि प्रबोधन क्या है, तो हम कहेंगे ये मध्य वर्ग का दृष्टिकोण है, मध्य वर्ग का विचार है, मध्य वर्ग का विश्व दृष्टि है, यानी वर्ल्ड व्यू। तो क्यों? तो हमने बताया कि देखिए, अब 18वीं सेंचुरी तक जो पीछे आपने विकास देखा, 14वीं सदी से 18वीं सदी आधुनिक पश्चिम का उद्भव हुआ, तो दो पावर ब्लॉक्स उभर कर आए। कल मैंने वही समझा था, उसी को रिपीट कर रहा। एक था निरंकुश राजतंत्र और दूसरा था महत्वाकांक्षी मध्य वर्ग। तो पहले क्या था कि जब राजतंत्र का संघर्ष कुलीन वर्ग और चर्च से था, तो राजतंत्र ने मध्य वर्ग से साथ लिया और मध्य वर्ग ने राजतंत्र को सपोर्ट किया। अब राजतंत्र का उद्देश्य भी पूरा हो चुका है, मध्य वर्ग भी पहले से बहुत पावरफुल हो चुका है, बहुत महत्वाकांक्षी भी हो चुका है। कुलीन वर्ग यानी सामंत की ताकत टूट चुकी है, चर्च की ताकत टूट चुकी है, चर्च को राज्य के अधीन किया जा चुका है। अब राजतंत्र अपने आप को निरंकुश बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके दोनों कांटे दूर हो गए। उसी समय मध्य वर्ग उसको पकड़ता है, कहता है अकेला शक्ति नहीं खाने दूंगा, हमें भी शक्ति में भागीदारी आप दीजिए। मतलब उसको कहा कि देखिए, मतलब उसने मोनार्की को चैलेंज किया कि आप निरंकुश मत होइए, आप पर हमारा भी अंकुश होगा। तो राजतंत्र ने देखा कि भाई अब तो खेल बिगड़ रहा है, अब तो यही हमारा प्रतिद्वंदी हो रहा है। तो उसने पुराने जो कुलीन वर्ग और चर्च, उनकी ताकत टूट चुकी थी, तो उनके लिए, राजतंत्र के लिए वो खतरा नहीं रह गए थे, तो इसने फिर उन्हीं के साथ गठबंधन बना लिया। मध्य वर्ग अकेला पड़ा, लेकिन मध्य वर्ग ने हार नहीं मानी। मध्य वर्ग ने उसके सामने एक मांगों की तालिका रख दी, एक कोड ऑफ कंडक्ट रख दिया, और तीनों को चेतावनी दी, राजतंत्र को भी, कुलीन वर्ग को भी और चर्च को भी, कि आप अगर अपने आप को बदल सकते हैं तो बदल लीजिए, क्योंकि हम इस स्थिति को सहन नहीं कर सकते। उसने राजतंत्र को कुछ मतलब सुझाव दिए, कुलीन वर्ग को सुझाव दिए, चर्च को सुझाव दिए। कुल मिलाकर यही प्रबोधन है। अब यह हुआ सामाजिक आधार। दूसरा हम कहते हैं इसका वैज्ञानिक तकनीकी आधार। यह है वैज्ञानिक पहला था सामाजिक आधार, और यह है सामाजिक आधार के समानांतर जो यह आधार है उसको कहते हैं वैज्ञानिक तकनीकी आधार। अब ये बताइए, ये वैज्ञानिक तकनीकी आधार क्या है? यह जो आधार है, जैसे 16वीं सदी में आपने पुनर्जागरण देखा, तो पुनर्जागरण जो 16वीं सदी का था, उसमें विज्ञान का विकास हुआ, वैज्ञानिक विचारधारा का विकास 16वीं सदी के पुनर्जागरण में हुआ। लेकिन उस समय जो विज्ञान का विकास था ना, वो निजी प्रयास का नतीजा था। जैसे न्यूटन आए, जैसे आप देखोगे कोपरनिकस, गैलीलियो, जादार्नो ब्रूनो, ये सब साइंटिस्ट के रूप में आए, न्यूटन आए। लेकिन ये सब व्यक्तिगत तौर पर एक नई नई डिस्कवरी की, नई नई चीजों को पता लगाया और नई नई चीजें डाली। 17वीं सदी में आकर हो गई वैज्ञानिक क्रांति। 17वीं सदी में वैज्ञानिक क्रांति हो गई। वैज्ञानिक क्रांति क्यों कहा गया? क्योंकि देखो, पहले क्या था कि पहले विज्ञान था, विज्ञान तो था, लेकिन विज्ञान एक निजी विचार के रूप में था। मतलब जो विज्ञान था, वह विज्ञान कहीं ना कहीं एक निजी विचार के रूप में था, मतलब वह एक निजी विचार के रूप में। लेकिन अब जो वैज्ञानिक क्रांति है, वो वैज्ञानिक क्रांति की विशेषता यह है
इसमें जो साइंटिस्ट है, जैसे साइंटिस्ट पहले क्या था, थियरी थी, थियरी। अब वैज्ञानिक क्रांति इसलिए कही कि अब विज्ञान प्रैक्टिस में आ गया, मतलब विज्ञान से अब तकनीक का, जैसे अब न्यूटन ने ग्रेविटेशन की थियरी दी, गैलीलियो ने टेलीस्कोप दिया, लेकिन उससे कोई तकनीकी तो नहीं बन सकती थी, तो विचार दिया। अब क्या हो, वैज्ञानिक क्रांति का मतलब कि तकनीकी विकास इस काल में हुआ, क्योंकि साइंटिस्ट और टेक्नीशियन साथ बैठने लगे। और उसमें यूरोप में बड़े बड़े साइंटिफिक सोसाइटीज बने, जैसे कहोगे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन बना 1660 में, फ्रेंच अकेडमी ऑफ साइंस बना। तो वैज्ञानिक और तकनीकी विकास 17वीं सदी में तेजी से होना शुरू हुआ। खैर, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। अब हम ये बताना चाहते कि विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है उसका विचार मानव चेतना पर पड़ा। जब वैज्ञानिक चीजें ने लोगों की आंखें खोल दी, विद्वानों की आंखें खोल दी, और उन्होंने, विज्ञान ने उनकी को एक नया विजन दिया, देखने का एक नया नजरिया दे दिया। उन्होंने देखा प्रकृति पर से रहस्य का पर्दा हटा। पहले प्रकृति पर रहस्य यह था कि ईश्वर इस प्रकृति को चला रहे हैं, ये प्रकृति ईश्वर के द्वारा चलाया जा रहा है। अब प्रकृति पर से रहस्य का पर्दा हटा, तो फिर उस समय के बुद्धिजीवियों ने यह पाया, साइंस ने प्रकृति पर से रहस्य का पर्दा हटाया, तो बुद्धिजीवियों ने पाया कि देखिए, ये जो प्रकृति है वह किसी ईश्वर के द्वारा नहीं चलाई जा रही है। मतलब चूंकि देखो, अब तो उसमें बौद्धिक क्रांति आ रही है, तो धीरे धीरे विचार पनप रहा है। तो उस समय के विचारकों का कहना था कि देखिए, वह संभव है कि ईश्वर हैं, ये भी संभव है कि ईश्वर ने प्रकृति को बनाया हो, क्योंकि अब तब तक तो इतना सेकुलरिज्म नहीं आया था। लेकिन एक बात तय है, ये प्रकृति चल रही है स्वचालित नियमों के आधार पर, अपने नियमों के आधार पर, इसको कोई ईश्वर नहीं चला रहे। मैंने ईश्वर की तुलना विद्वानों ने ऐसे घड़ीसाज से कर दी, ऐसे वॉच मेकर से कर दी, वॉच मेकर, कि जिस वॉच मेकर की विशेषता यह थी, मैंने ईश्वर की तुलना उसने कर दी वॉच मेकर से। इस वॉच मेकर की विशेषता क्या थी, मैं आपको बताना चाहता कि जैसे घड़ीसाज है, वह घड़ी को बनाता है और उसके कांटे को फिक्स कर देता है, और तब वो कांटे अपने नियमों से चलता है, उसमें घड़ीसाज का कोई हस्तक्षेप नहीं। उसी तरह वो कहते हैं कि भाई हो सकता है ईश्वर ने प्रकृति को बनाया, लेकिन प्रकृति अपने नियमों से चल रही है, स्वतः चालित नियमों से। इसे ईश्वर नहीं चला रहे, ये अपने नियमों से चल रहा। इसने प्रकृति पर से रहस्य का पर्दा हटाया। अब मध्य वर्ग के जो ही बुद्धिजीवी, देखो प्रबोधन है मध्य वर्गीय विचार, ये बातें करेगा मध्य वर्ग के हित की। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, थोड़ा आपको दिक्कत होगी, परंतु मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। ये चल रही है अपने नियमों से, ये कहना है। तो ये मध्यवर्गीय दृष्टिकोण, ये मध्य वर्ग के विचारों को व्यक्त करता है, लेकिन मध्य वर्ग को अब एक नया मसाला मिल गया। अब उसने राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च के सामने मांग रख दी कि देखिए आप, जब ईश्वर प्रकृति के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते, तो आप क्यों राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के अपने नियमों के अनुसार चलने दीजिए। आप लोग बाहरी तत्व इसमें हस्तक्षेप मत करिए, जैसे ईश्वर प्रकृति के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। इससे प्रबोधन को और भी बल मिला, इस वैज्ञानिक विचारधारा से प्रबोधन को और भी बल मिला। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। तो मिस्टर अंकुर जो आप कर सकते हैं कि हमारे ब्रिज का काम करें, उनको इन्फॉर्म करिए येस और नो, तो मैं फिर आगे बढ़ूं और शेष बातें आपको बताऊं। क्योंकि थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, तो मैं चाहूंगा आप अच्छे ढंग से बिल्कुल समझिए, आप इन्फॉर्म करिए। मृत्युंजय पूछ रहे हैं कि सर राजांतर का मध्य वर्ग ने सपोर्ट क्यों किया? इससे पहले भी तो राजा के नीचे थे। समझा नहीं सर मृत्युंजय, हाँ मृत्युंजय पूछ रहे हैं। हाँ मृत्युंजय,
मैं आपका प्रश्न लाता हूं। हाँ, क्या है? सर, राज्यांतर का मध्य वर्ग ने सपोर्ट क्यों किया? राजतंत्र होगा। हाँ, राजतंत्र का मध्य वर्ग ने सपोर्ट क्यों किया? इससे पहले भी तो राजा के नीचे मध्य वर्ग। सपोर्ट क्यों किया या अपोज क्यों किया? मृत्युंजय, तुम्हारा क्वेश्चन करेक्ट है कि नहीं? तुम्हारा क्वेश्चन है कि मध्य वर्ग ने राजतंत्र को सपोर्ट क्यों किया। ये बात तो वाणिज्यवाद में चली जाएगी पीछे। वाणिज्यवाद के समय मध्य वर्ग राजतंत्र को सपोर्ट कर रहा था क्योंकि दोनों का कॉमन एनमी था कुलीन वर्ग और चर्च। राजतंत्र को भी कुलीन वर्ग और चर्च से परेशानी थी और मध्य वर्ग को भी कुलीन वर्ग और चर्च से परेशानी थी। तो भूखे ने भूखे से हाथ मिलाया, इसलिए किया था। अब वो राजतंत्र का सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहा कि अब कुलीन वर्ग चर्च का कांटा जा चुका है और मध्य वर्ग की भी ताकत बढ़ चुकी है। तो मध्य वर्ग को लग रहा है कि अकेला राजतंत्र तमाम शक्ति लेकर बैठ जाएगा। तो मध्य वर्ग कह रहा है कि नहीं, आप राजतंत्र को सीमित करिए और संवैधानिक बनाइए और आप निर्वाचित संस्था के माध्यम से तब आप शासन करिए। मध्य वर्ग चाह रहा है हमें, जैसे वो कहेगा कि प्रतिनिधित्व, हमें भी प्रतिनिधित्व दीजिए, एक संसद गठित करिए, पार्लियामेंट जैसी चीज बनाइए, कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन, और हमारे सहमति भी लीजिए प्रशासन में। इसलिए अब मध्य वर्ग अपोज करेगा। तो खैर, ये तो मृत्युंजय आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। पता नहीं क्वेश्चन आपको बहुत क्लियर तो नहीं था, मैंने कोशिश की, शायद क्लियर हो गया होगा आपको। कुछ बच्चे सर कह रहे हैं कि प्रबोधन थोड़ा सा। देखो, प्रबोधन एक दृष्टिकोण है। प्रबोधन का अगर शाब्दिक अर्थ, आप शाब्दिक अर्थ से मत घबराना। प्रबोधन का तो शाब्दिक अर्थ होता, जैसे आप अगर प्रबोधन सुनोगे तो लगता है बुद्धिमत्ता, बुद्धिमान, मस्तिष्क। यहाँ प्रबोधन का एक खास मतलब है। प्रबोधन का मतलब हुआ एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण जिसका बल अमुक अमुक बातों पर है। मैंने कहा कि देखो, शाब्दिक अर्थ अगर प्रबोधन कहोगे तो शाब्दिक अर्थ है एक लंबे काल के अंधकार के बाद प्रकाश का युग। मैंने एक लंबे काल का अंधकार हुआ, उसके बाद प्रकाश का युग आया। और वो अंधकार किस चीज का था? तो अज्ञानता का अंधकार था, असहिष्णुता का अंधकार था, असहिष्णुता का अंधकार था, अंधविश्वास का अहंकार था, अज्ञान का अहंकार था, अतीत के प्रति दासता बोध का अहंकार था। उसका कहना था कि भाई अंधकार था। मतलब उनका कहना था कि प्रबोधन से पहले जितना था पूरा यूरोप अंधकार में ही था, हम प्रकाश में पहली बार आए। तो शाब्दिक अर्थ है, इसको इग्नोर कर दीजिए, इसका कोई मीनिंग नहीं। आप केवल यह ध्यान रखिए कि उभरता हुआ मध्य वर्ग है, वो अपनी विचारधारा को मनवाने की जो कोशिश कर रहा है वही प्रबोधन है। और जब उभरता हुआ मध्य वर्ग अपनी विचारधारा को मनवाने की कोशिश कर रहा है तो उसी में मध्य वर्ग को साइंस से सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि मध्य वर्ग यही कह रहा है कि जब विज्ञान, जब प्रकृति में ईश्वर का हस्तक्षेप नहीं है तो आप, चाहे वो राजतंत्र हो, कुलीन वर्ग हो या चर्च हो, आप राजनीतिक मामले में, आर्थिक मामले में या सामाजिक मामले में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो, ये उसका कहना है। रजनीश पूछ रहे हैं सर कि सर मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों? अपने युग का शिशु मतलब हर व्यक्ति अपने युग का उपज होता है। मैकियावेली भी अपने युग का उपज है। जिस समय मैकियावेली आया उस समय पुनर्जागरण ने यथार्थवाद लाया था और मैकियावेली भी उसी यथार्थवादी चिंतक है। तो कोई भी जो चिंतक होता है अपने युग का शिशु होता है, मतलब अपने युग का ही बच्चा होता है, अपने युग से ही पैदा होता है। वही चीज बताने की कोशिश की गई। मंदिरा पूछ रही प्रबोधन और पुनर्जागरण। देखो मंदिरा, तो दो बार नाम बोलो ना। कौन पूछ रहे हैं? मंदिरा। हाँ, तो दो बार नाम बोला करो। मंदिरा एक्चुअली पुनर्जागरण भी वही है। मतलब एक तरह से समझ सकते हो कि यूरोप की विचारधारा के विकास के दो चरण हैं। पुनर्जागरण पहला चरण है और प्रबोधन दूसरा चरण। तो पुनर्जागरण बौद्धिक क्रांति नहीं हो सकती। पुनर्जागरण भी वही बात कर रहा है, व्यक्तिवाद की बात कर रहा है, मानववाद की बात कर रहा है और तर्कवाद की बात कर रहा है। लेकिन अगर पुनर्जागरण को आप मंदिरा 50 मार्क्स दोगे तो प्रबोधन को 100 मार्क्स दो। वो पुनर्जागरण से ज्यादा, यानी पुनर्जागरण से आगे का विकास, वो पुनर्जागरण से भी ज्यादा तेजी से वो बदलाव की मांग कर रहा है। उसका विचार ज्यादा बदलाव चाहता है। मतलब वो एक विचारधारा के असर पुनर्जागरण से नेक्स्ट स्टेप है, वो बौद्धिक क्रांति है। ये अंतर है। तुम्हें नुसरत
प्रोटेस्टेंट आंदोलन नहीं होता तो सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था नहीं टूटती। दूसरा, नुसरत तब मुश्किल होता, क्योंकि अगर प्रोटेस्टेंट आंदोलन नहीं होता नुसरत, तो सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था कैसे टूटती? टूटने के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए, कोई ना कोई एक कारक तो चाहिए। तो वही प्रबोधन है, सॉरी वही प्रोटेस्टेंट आंदोलन है। दोनों अलग अलग चीजें। क्रांति एक रेडिकल बदलाव की मांग करता है, गृह युद्ध तब होता है जब दो भिन्न पार्टी आपस में लड़ जाते हैं। लेकिन गृह युद्ध में आपको बताऊंगा कि अमेरिकी क्रांति का वो दूसरा चरण है, तो गृह युद्ध में भी एक क्रांति है। अमेरिकन गृह युद्ध का एक अलग मिसाल है। अन्यथा अगर दूसरे दो देशों में, अगर किसी देश में गृह युद्ध होता है तो क्रांति नहीं होती ना, वो तो दो पार्टी आपस में लड़ते हैं। अमेरिका में भी वो हुआ है, परंतु वो क्रांति को कैसे सपोर्ट कर रहा है वो मैं आपको अमेरिकी गृह युद्ध में समझाऊंगा और बताऊंगा, आप समझ जाओगे। तो पहले ये तो बताओ कि हमारे बच्चों ने इसको वैज्ञानिक क्रांति किस तरह से पुनः प्रबोधन को, मैं स्टूडेंट्स मैंने सवाल किया, मेरा सवाल वहीं खड़ा है कि वैज्ञानिक क्रांति ने कैसे प्रबोधन को सपोर्ट किया है। जो मैंने दूसरा वाला पहले, एक तो मैंने बताया है आपको सामाजिक आधार, दूसरा वैज्ञानिक तकनीकी आधार। तो अब वैज्ञानिक तकनीकी आधार में जब आप हमें क्लीन चिट देंगे तभी हम आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए प्लीज आप हमको जल्दी बताइए। I'm just waiting, Mr. Ankur. ओके है? ओके। अब देखो, अब इसके आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रबोधन का आधार और कारण तो तुम जान ही गए। ये 17वीं सदी की वैज्ञानिक क्रांति, यही है आपका प्रबोधन का डायग्राम। अब प्रबोधन की विशेषताएं क्या है? देखो, प्रबोधन किन किन बातों पर बल देता है, आपको मेरे मैटर में मिला होगा कि विशेषताएं क्या है। तो देखो, ये कई बातों पर बल देता है। जैसे ये एक चीज यह कहता है कि जीवन ने बोलता क्या क्या है, इसका क्या विश्वास है, प्रबोधन का क्या विश्वास है। ये कहता है कि तर्कवाद, जो तर्कवाद तो समझते होंगे रीजनिंग, और वैज्ञानिक पद्धति माने साइंटिफिक मेथड। तो तर्कवाद और वैज्ञानिक पद्धति से जीवन में पूर्णता प्राप्त हो सकती है। मतलब यू कैन रीच एट द पॉइंट ऑफ परफेक्शन, और ह्यूमन सिविलाइजेशन कैन रीच अप टू द पॉइंट ऑफ परफेक्शन। जैसे रीजनिंग एंड रैशनलिज्म, rationalism and scientific method can bring you on the point of perfection। मतलब मानव सभ्यता को पूर्णता मिल सकती है तर्कवाद और वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेकर। दूसरा कहता है कि जो वैज्ञानिक पद्धति है वह वैज्ञानिक पद्धति ही मूलभूत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक समस्या का निराकरण कर सकती है। वैज्ञानिक पद्धति को उसने बहुत महत्व दिया कि वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके आप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक सभी प्रश्नों का हल खोज सकते हो। तीसरा उसने कहा कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सामाजिक संस्थाओं को प्रकृति के नियमों पर आधारित होना चाहिए। प्रकृति के नियमों पर आधारित होना चाहिए का मतलब यह है कि जैसे प्रकृति के मामले में ईश्वर हस्तक्षेप नहीं करते हैं, उसी तरह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं में ना तो राजा को, ना तो कुलीन वर्ग को, ना चर्च को हस्तक्षेप करना चाहिए, यानी प्रकृति के नियमों पर उसको होना चाहिए। दूसरा, इसका दृष्टिकोण आशावादी है। ये कहता है कि एक समय आएगा जब मानव सभ्यता अपनी पूर्णता पर पहुंच जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी। और यह आशावादी है और ये जीवन में खुशी को महत्व देता है। यह
आनंद की बात करता है, खुशी की बात करता है, हैप्पीनेस की बात करता है। ये गम की बात नहीं करता, मोक्ष की बात नहीं करता, संसार छोड़ने की बात नहीं करता जैसे रोमन कैथोलिक चर्च करता था। तो माय स्टूडेंट्स, यही है प्रबोधन क्या कहता है। तो प्रबोधन यही कहता है, एक विचार है, मध्य वर्ग से जुड़ा हुआ विचार है, जो वैज्ञानिक पद्धति और तर्कवाद पर विशेष बल देता है। कहता है इन दोनों पद्धतियों का प्रयोग करके आप जीवन के किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हो। तो ये मैंने आपको एक बताने की कोशिश की। अब मैं आपको बताना चाहता कि प्रबोधन के कुछ प्रमुख चिंतक कौन है। तो प्रबोधन का जो मुख्य प्रभाव है, यह मुख्य प्रभाव पड़ा है ब्रिटेन पर और फ्रांस पर, विशेषकर फ्रांस पर। एक लॉट ऑफ चिंतकों के बारे में आपको मिलेगा। जैसे कहा जाता है वोल्टेयर, वोल्टेयर एक चिंतक है। ये सब मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी है, आप बिल्कुल ध्यान रखो, ये सब मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी है। एक चिंतक है वोल्टेयर। वोल्टेयर के बारे में कहा जाता है कि यह प्रबोधन का पर्सनिफिकेशन है, प्रबोधन का जीवंत रूप है। कहा जाता है कि 1700 पूरी 18वीं सदी में, प्रबोधन का काल कौन है, 18वीं सदी का यूरोप। कहा जाता है कि 1726 में इसी वोल्टेयर ने ब्रिटेन की यात्रा की थी। वोल्टेयर ने ब्रिटेन की यात्रा की थी। क्या यात्रा की थी, तो ब्रिटेन की यात्रा की थी। और जब 1726 में उसने ब्रिटेन की यात्रा की तो उसने देखा कि भाई फ्रांस का समाज में तो बहुत नियंत्रण है, लेकिन ब्रिटेन का समाज तो पहले ही गौरवपूर्ण क्रांति हो गई, पीछे चर्चा कर चुका हूं। जो ब्रिटेन है वो ने अभी गौरवपूर्ण क्रांति की चर्चा मैं नहीं किया, आगे कर दूंगा। जैसे ब्रिटेन है तो ब्रिटेन में मध्य वर्ग पहले से मजबूत हो चुका है, तो ब्रिटेन में बदलाव पहले आ चुका है। और फ्रांस में वहां का शासक है वो निरंकुश है, वो बदलाव को रोक रहा है। तो वोल्टेयर ने जब ब्रिटिश समाज की तुलना, जब फ्रेंच समाज की तुलना ब्रिटिश समाज से की तो उसके मन में बहुत बेचैनी हुई और अपने विचार को उसने व्यक्त किया। तो कहा जाता है कि जब से वोल्टेयर ने ब्रिटेन की यात्रा की तभी से आप प्रबोधन की शुरुआत मानिए, क्योंकि तब वोल्टेयर ने फ्रांसीसी समाज की आलोचना शुरू कर दी। और जब उसने फ्रांसीसी समाज की आलोचना की माय स्टूडेंट्स, तो फिर आपको यहां पर सूचना मिलती है कि उसने राजतंत्र की निरंकुशता पर, चर्च के अंधविश्वास पर और कुलीन वर्ग की हठधर्मिता पर करारी चोट की। तो वोल्टेयर ने व्यवस्था की आलोचना की। फिर आया जैसे एक है चिंतक दिदरो। तो दिदरो ने विश्वकोश की रचना की है। दिदरो ने विश्वकोश की रचना की है। विश्वकोश एक ग्रंथ है, मैंने इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं इसको, इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया लिखकर इसने भी व्यवस्था पर चोट की। इसने भी तात्कालिक व्यवस्था की आलोचना की। इंसाइक्लोपीडिया की रचना करके इसने भी तात्कालिक व्यवस्था की आलोचना की। फिर आपको आ जाता है रूस, एक आता है ब्रिटिश चिंतक है ये। वोल्टेयर और दिदरो फ्रांसीसी चिंतक है, और एक ब्रिटिश चिंतक का नाम आपको मिलता है। और वो चिंतक कौन है, तो जो ब्रिटिश चिंतक है वो है जॉन लॉक। ब्रिटिश चिंतक जॉन लॉक, जो ब्रिटिश चिंतक है वो है जॉन लॉक। अब जॉन लॉक है, इसने सीमित राजतंत्र या संवैधानिक राजतंत्र, सीमित राजतंत्र इसी को कहते हैं, संवैधानिक राजतंत्र, दोनों एक ही चीज है। मतलब संवैधानिक राजतंत्र का मतलब है कि राजतंत्र को मनमाने ढंग से शासन नहीं करना चाहिए, बल्कि एक निर्वाचित संसद होना चाहिए, निर्वाचित निकाय होनी चाहिए, इलेक्टेड एक बॉडी होना चाहिए। दैट शुड बी सम सॉर्ट ऑफ विधान मंडल कह सकते हो, सम रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह का एक इलेक्टेड बॉडी होना चाहिए। और उस इलेक्टेड बॉडी के परामर्श से इसे शासन करना चाहिए, उसे इलेक्टेड बॉडी के परामर्श से ही शासन करना चाहिए। तो इसीलिए आप यहां पर होता है कि जॉन लॉक है, उसने सीमित राजतंत्र की का विवरण दिया है या सीमित राजतंत्र की चर्चा की है। उसने कहा है कि राजतंत्र को सीमित होना चाहिए, तभी व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित होंगे। जैसे इसमें मैं आपको बताता हूं, परंतु
एक देखो फ्रांसीसी चिंतक है, उसका नाम है मॉन्टेस्क्यू, आपको एक नाम मिला होगा मॉन्टेस्क्यू। ये फ्रांसीसी चिंतक है, इसका नाम है मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू का एक विचार तो मैं आपको बताना चाहूंगा। मॉन्टेस्क्यू, ये मॉन्टेस्क्यू ने एक टर्म का यूज किया है, और वो टर्म क्या है? मॉन्टेस्क्यू इसने शक्ति के पृथक्करण की बात कही है, शक्ति के पृथक्करण। अगर आप में थोड़ी सी यहां पर अगर संवैधानिक साक्षरता होगी तो आप आराम से इसको समझ सकते हो। एक टर्म आता है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का, शक्ति का पृथक्करण मतलब सेपरेशन ऑफ पावर। जैसे 3 निकाय होते हैं सरकार के, कार्यपालिका, कार्यपालिका, विधानमंडल एवं न्यायपालिका। ये तीनों निकाय, कहता है कि तीनों निकाय को एक दूसरे से अलग होना चाहिए। जिसके पास एग्जीक्यूटिव पावर, उसके पास न्यायिक शक्ति नहीं होनी चाहिए। जिसके पास विधानमंडल, विधायन की शक्ति, उसको एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होना चाहिए। जिसके पास एग्जीक्यूटिव पावर, उसको विधायन की शक्ति नहीं होनी चाहिए। तीनों निकाय को अलग अलग रहना चाहिए, तभी व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी, ये कहना है। ये सब मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी है, वही बात करते हैं जो मध्यवर्ग के हित में है। एक विचारक आता है रूसो। रूसो तो बड़ा ही विलक्षण विचारक है, इसके विषय में मैं आगे आपकी चर्चा बताऊंगा कि रूसो क्या कहता है। अपने युग से पृथक है, क्योंकि बाकी जितने भी चिंतक है वो सीमित राजतंत्र की बात करेंगे, रूसो प्रजातंत्र की बात करेगा। रूसो के विषय में मैं आगे चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं आपको इतनी बातें बताता हूं। देखिए, अब देखिए, प्रबुद्ध चिंतकों का बल किन विचारों पर? अब इनका बल किन विचारों पर है? प्रबुद्ध चिंतक कहते हैं कि प्रबुद्ध चिंतक का मतलब है जो प्रबोधन के विचार को मानते हैं। तो प्रबोधन के विचार को मानने वाले चिंतक को हम कहते हैं प्रबुद्ध चिंतक। अब इन प्रबुद्ध चिंतकों में देखो, एक विचार इनका है सीमित अथवा संवैधानिक राजतंत्र, यानी लिमिटेड और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। लिमिटेड और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, सीमित अथवा संवैधानिक राजतंत्र, लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो माय स्टूडेंट्स, यू हैव टू गिव मी द हिंट। आपको बताना है, मैं आपसे जानना चाहूंगा पहले, तब मैं आगे बढ़ूंगा। मिस्टर अंकुर आस्क माय स्टूडेंट्स कि सीमित राजतंत्र या संवैधानिक राजतंत्र का मतलब कौन कौन समझते हैं? यस और नो में लिखते चलिए। तो आप सीमित और संवैधानिक, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपसे हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन जुड़े। एंड मिस्टर अंकुर इज वर्किंग एज द न्यू संजय, यू नो। सो अंकुर के थ्रू मैं जानना चाहूंगा, आप लोग यस नो लिखते चलिए। सीमित राजतंत्र अथवा संवैधानिक राजतंत्र का मतलब कितने लोग समझ गए? यस, जरूर हो गए। तो उन्होंने तो पॉलिटी पढ़ा है। तो संवैधानिक के जो सीमित राजतंत्र होता है उसमें क्या होता है, जैसे ए राजा है, समझ रहे हो? जैसे अब ए राजा है, इसको ऐसे देखो, ए राजा है, तो ए अगर मनमाने ढंग से शासन करेगा तो कहलाएगा निरंकुश। और अगर जैसे ए राजा है, ए क्या करेगा, एक विधानमंडल चुन लेगा। विधानमंडल मतलब विधानमंडल में क्या है, तो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, निर्वाचित प्रतिनिधि। और निर्वाचित प्रतिनिधि तो फिर बड़ी निकाय हो गई ना। तो ये बड़ी निकाय एक छोटी सी निकाय बनाएगी जो कहलाएगी मंत्रिपरिषद। और अगर राजा उसके सुझाव से काम करता है, निर्वाचित प्रतिनिधि के सुझाव से काम करता है, तो ये सीमित राजतंत्र है। तो एक प्रबुद्ध चिंतक है उस समय के, प्रबुद्ध चिंतक में नाम बता रहा हूं, उसका नाम है, अभी रूसो का नाम आप छोड़ दीजिए। रूसो
उसमें से नहीं है, रूसो अलग कैटेगरी का है। आप नाम लीजिए वोल्टेयर, दिदरो, मॉन्टेस्क्यू और जॉन लॉक। ये सब जितने चिंतक मैंने बताया ये सब प्रबुद्ध चिंतक हैं। एडम स्मिथ भी है, एडम स्मिथ भी एक चिंतक है, वह भी प्रबुद्ध चिंतक है। ये सीमित अथवा संवैधानिक राजतंत्र की बात कर रहे हैं। तो जितनी भी चिंतक है, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, दिदरो, ब्रिटिश चिंतक जॉन लॉक, सभी संवैधानिक राजतंत्र की ही बात करता है। तो राजनीतिक क्षेत्र में इनकी मांग है सीमित अथवा संवैधानिक राजतंत्र। अब देखो आर्थिक क्षेत्र में इनकी मांग क्या है पता है? मुक्त अर्थव्यवस्था। मुक्त अर्थव्यवस्था एक टर्म आता है मुक्त अर्थव्यवस्था में, लेसेज फेयर। मुक्त अर्थव्यवस्था में क्या नाम आता है? लेसेज फेयर। अब इसको थोड़ा ऊंचा बढ़ा देना। इनका दूसरा डिमांड क्या है? मुक्त अर्थव्यवस्था, लेसेज फेयर। और इसमें एक अर्थशास्त्री आए हैं जिन अर्थशास्त्री का नाम है एडम स्मिथ। कौन है अर्थशास्त्री? अर्थशास्त्री एडम स्मिथ। अब देखिए मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा। आपको याद है कि जब वाणिज्यवादी चिंतक, जैसे वाणिज्यवादी आर्थिक विचारधारा क्या कहती है, पिछले क्लास में मैंने समझाया था। कितना खतरनाक दर्शन है वाणिज्यवाद का, आपको पता है? अब तो जानते हो। वाणिज्यवाद कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा सीमित होती है। एक देश का सरप्लस, एक देश अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संतुलन अपने पक्ष में लाता है तो दूसरे को घाटा होता है। इसलिए सभी देशों को चाहिए, सभी राष्ट्रों को चाहिए कि वो कृत्रिम रूप से निर्यात को अधिक करने और आयात में कटौती करने का प्रयास करें। अब बताइए, अगर सारे देश यही करना चाहेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ठप पड़ जाएगा। एडम स्मिथ ने इसको अपोज किया। एडम स्मिथ ने कहा कि देखिए ऐसा नहीं है, अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में केवल कुछ ही लोगों को लाभ मिलेगा और बाकी लोगों को घाटा होगा, या कुछ लोगों को लाभ मिलेगा कुछ अन्य को लगातार घाटा होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार छोड़कर चले जाएंगे, कहेंगे भाई ठीक है हमें व्यापार ना करना। तो फिर तो जिनको मुनाफा मिल रहा है उनका मुनाफा भी चला जाएगा। तो उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सभी को लाभ मिलता है, बशर्ते आप मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाइए। अगर आप मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाएंगे तो इट इज गोइंग टू बेनिफिट एवरीबडी, सबको लाभ मिलेगा। तो कैसे, मैं आपको बताता हूं। थोड़ा आपको सजग रहना है, ओके? और मेंटली अलर्ट जो मेरा कोड वर्ड है, देखिए ये एक कंट्री है, ओके? कल्पना करिए एक कंट्री है, ये एक कंट्री है। एक कंट्री को एक्स के प्रोडक्शन में, मान लीजिए एक्स जूता हो, छाता हो, जो भी हो, इसको एक्स के उत्पादन में स्पेशलाइजेशन है। मेंटली अलर्ट रहिएगा, एक्स के प्रोडक्शन में इसका स्पेशलाइजेशन है, एक्स में। तो अगर यह एक एक्स, एक यूनिट, मैंने कहना है एडम स्मिथ का कि अगर इसको एक्स को, जैसे आप इसको ऐसे समझो, ये एक कंट्री है और एक कंट्री का स्पेशलाइजेशन है, एक कंट्री का स्पेशलाइजेशन है एक्स के प्रोडक्शन में, एक कंट्री का स्पेशलाइजेशन है एक्स के प्रोडक्शन में, ओके? तो अगर वो एक यूनिट लेबर और कैपिटल, एक यूनिट लेबर और कैपिटल का इन्वेस्ट करता है तो इसको ऐसे कर देते, जैसे एक कंट्री है, इसका स्पेशलाइजेशन एक्स के प्रोडक्शन में, एक्स के प्रोडक्शन में, तो यह एक यूनिट लेबर और कैपिटल लगाता है तो इसको एक एक्स मिलता है, एक एक्स। अब इसको वाई में स्पेशलाइजेशन ए को नहीं है, ओके? तो अगर यह वाई का प्रोडक्शन करना चाहता है तो पता चलता है ये 10 यूनिट लेबर और कैपिटल लगाया तो इसको एक वाई मिला। फिर समझना,
जैसे एक कंट्री है, उसको एक्स के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन है, तो अगर वो 1 यूनिट लेबर और कैपिटल लगाए तो उसको 1 एक्स मिला। अब ये कंट्री चाहता है कि हम वाई का प्रोडक्शन भी कर ले, तो वाई का प्रोडक्शन करने के लिए जो वो 10 यूनिट लेबर और कैपिटल लगाता है तो उसको 1 वाई मिलता है। ओके, अब देखो ये बी कंट्री है, बी कंट्री का स्पेशलाइजेशन वाई के प्रोडक्शन में, वाई के प्रोडक्शन। अब अगर यह 1 यूनिट लेबर और कैपिटल लगाता है तो उसको 1 वाई मिलता है। ओके, और अगर यह 10 ये भी चाहता है कि मैं एक्स का प्रोडक्शन भी करूं, तो यह 10 यूनिट लेबर और कैपिटल लगाता है, तब इसको 1 वाई मिलता है। देखिए, सॉरी 1 एक्स मिलता है। मतलब देखो, इसका वाई में स्पेशलाइजेशन, इसका एक्स में स्पेशलाइजेशन। अगर ए 1 यूनिट लेबर कैपिटल लगाता है तो 1 एक्स मिलता है, लेकिन ए चाहता है वाई का प्रोडक्शन करूं तो उसी 10 यूनिट लेबर कैपिटल लगाना पड़ता है, तो उसको 1 वाई मिलता है। बी का स्पेशलाइजेशन वाई में है, इसको 1 यूनिट लेबर कैपिटल लगाता है तो 1 वाई मिलता है। अगर यह चाहता है कि हम 1 एक्स का ही प्रोडक्शन करें तो 10 यूनिट लेबर और कैपिटल लगाता है, तब इसको 1 एक्स मिलता है। एडम स्मिथ ने कहा कि ए तुम गलती कर रहे हो, तुम वाई का प्रोडक्शन करना छोड़ दो, तुम टोटल तुम्हारे पास 11 यूनिट लेबर कैपिटल है, उसको लगा दो एक्स के प्रोडक्शन में, तुमको 11 एक्स मिल जाएंगे। वाई को छोड़ो, प्रोडक्शन ही मत करो। और बी को सजेस्ट किया कि तुमको वाई में स्पेशलाइजेशन है, तुम एक्स का प्रोडक्शन क्यों कर रहे हो, तुम अपने 11 यूनिट लेबर और कैपिटल लगाओ, तुमको 11 वाई मिलेंगे। तब एक कंट्री कहता है कि महाराज आपका सुझाव तो सही है, लेकिन हमको 1 यूनिट वाई चाहिए, मैं क्या करूं। वो कहेगा, अरे मूर्ख प्राणी, तुमको सबसे बढ़िया काम करना है कि तुम इसको वाई आयात कर लो अपने यहां, 1 यूनिट वाई। तुम 1 यूनिट एक्स के बदले 1 यूनिट वाई आयात कर सकते हो, तुम वाई को आयात कर लो। और बी को कहते हैं तुम एक्स को 1 आयात कर लो। और उसका कहना है कि पहले क्या था, पहले तुम दोनों 1 यूनिट एक्स और 1 यूनिट वाई का प्रोडक्शन करते थे, और दुनिया को मिलता था 2 एक्स और 2 वाई। अब दुनिया को मिल रहा है 11 एक्स और 11 वाई। तो वेल्थ ऑफ नेशंस, देखिए दुनिया में वेल्थ बढ़ रहा है, नेशंस का वेल्थ बढ़ रहा है। ये एडम स्मिथ का सुझाव है एक्स और वाई कंट्री के लिए। अब आप लोग पहले हमको एश्योर करिए, अगर ये क्लियर हो गया होगा, यह है मुक्त अर्थव्यवस्था का लाभ जो एडम स्मिथ बता रहा है। अब अगर क्लियर हो गया होगा तो मैं फिर आगे बढ़ूं। मिस्टर अंकुर, आस्क माय स्टूडेंट्स, प्लीज माय स्टूडेंट्स गिव माय क्लू। मैक्सिमम यस है, बट कुछ कह रहे हैं। मैक्सिमम यस है। देखो मोटे तौर पर देखो, हमको जो अभी आप लोगों का फीडबैक मिला उसमें मैक्सिमम यस यस हो। कुछ लोग कह रहे हो कि फिर, तो मैं कुछ लोगों को इंगित करना जो यस है उसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जो कह रहे हैं उनको मैं एक बार बता दूं। देखो इसमें कुछ नहीं है, मतलब इनका कहना यह है कि अगर आपको जूता के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन, एडम स्मिथ का कहना है, देखो ये अर्थशास्त्र के बेसिक नियम है, इसके लिए आर्थिक साक्षरता केवल चाहिए और इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी थियरी है नहीं। जैसे उनका कहना है कि अगर आपको जूता के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन है तो आप जूता का प्रोडक्शन करिए। अब अगर छाता का प्रोडक्शन आप करना चाहेंगे तो आपको उसमें रिसोर्सेज ज़्यादा लग जाएंगे, प्रोडक्शन कम होगा। तो जिसमें आप बढ़िया प्रोडक्शन कर सकते हैं उसी में स्पेशलाइज करिए, और जिसका प्रोडक्शन आपको ज़्यादा रिसोर्सेस लगेगा उसको मत करिए, बदले में दूसरे देश से मंगवा लीजिए, आयात कर लीजिए, और आप अपना स्पेशलाइजेशन को करिए, वही आपको समृद्ध बनाएगा। जैसे कहते हैं एक कंट्री को कि अरे मूर्ख, तुमको, वो कहते हैं एक कंट्री को कहते हैं कि भाई तुम बुद्धू बन रहे हो, तुम क्यों 1 यूनिट एक्स 1 यूनिट लेबर कैपिटल लगाते हो तो 1 एक्स मिलता है, तुम वाई का प्रोडक्शन क्यों कर रहे हो, इसको बोलते हैं क्यों वाई का प्रोडक्शन कर रहे हो। तुम 10 यूनिट एक्स अगर रिसोर्सेस लगाते हो, 10 यूनिट लेबर कैपिटल माने पूंजी और श्रम, तब तुमको 1 यूनिट वाई मिलता है। अगर तुम पूरे 11 यूनिट लगा दो ना एक्स के प्रोडक्शन में,
और बी कंट्री को कहते हैं कि तुम्हारा स्पेशलाइजेशन वाई में है, तुम एक यूनिट लेबर कैपिटल ला के एक एक्स को प्रोड्यूस कर रहे हो और 10 यूनिट लेबर कैपिटल ला के एक वाई को, उस 10 यूनिट लेबर कैपिटल को मतलब उस कहते हैं कि अगर ये बी को कि तुम 1 यूनिट लेबर कैपिटल लगा के तुम एक वाई का प्रोडक्शन कर रहे हो और 10 यूनिट लेबर कैपिटल लगा के एक्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो एक काम करो ना, पूरे 11 यूनिट तुम वाई के प्रोडक्शन में लगा दो और एक को कहते हैं तुम एक्स के प्रोडक्शन में लगा दो। बोला तुमको फायदा होगा, तुमको 11 एक्स मिल गया, इनको 11 वाई मिल गया। अब अगर इनको एक एक्स की जरूरत है, इनको बी को, तो उनसे आयात कर ले, और अगर एक को एक वाई की जरूरत है तो बी से आयात कर ले। और दुनिया को भी तो फायदा है, पहले आप ये भी कंट्री 2 एक्स और 2 वाई दे रहे थे, अब दुनिया को 22 एक्स और 11 एक्स और 11 वाई मिल रहे हैं, तो दुनिया का भी वेल्थ बढ़ेगा, दुनिया का भी अच्छा होगा। मुझे लगता है अंकुर अब सबको समझ में आ गया होगा, मैं यही मान के चल रहा हूं, मैं यही मान के चल रहा हूं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो ये हुआ। तो एडम स्मिथ ने मुक्त अर्थव्यवस्था की बात कही। उसने कहा कि देखिए, अर्थव्यवस्था को मुक्त छोड़ दीजिए। यहीं से इसको कहते हैं फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्लासिकल इकोनॉमिक्स की, क्लासिकल अर्थशास्त्र की शुरुआत किसने की? एडम स्मिथ ने। और क्लासिकल अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं अंकुर? क्या आ रहा है इनका रिस्पॉन्स? यस में है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यही चीज एडम स्मिथ ने कहा कि देखिए, बाजार है, बाजार का अपना अनुशासन होता है, बाजार के मामले में आप छेड़छाड़ मत करिए, बाजार अपने नियमों से चलता है। डिमांड और सप्लाई, हायर द डिमांड हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड लोअर द प्राइस। वो राजा को कहता है, मतलब सरकार को कहता है कि आप आर्थिक मामले में हस्तक्षेप मत करिए, आप केवल लॉ एंड ऑर्डर को देखिए, आपका काम पुलिसिंग करना है। इकोनॉमी को आप मार्केट पर छोड़ दीजिए, मार्केट खुद तक संगत होता है। देखो मार्केट को क्या बोलता है, मैं आपको बताता हूं। फिर एक नया थियरी बताता हूं, मेंटली अलर्ट रही। जैसे एडम स्मिथ का क्या कहना है ये मैं आपको बताता हूं। ये कहता है कि देखो, कोई भी जो प्रोडक्शन होता है उसमें उसके तीन स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक है प्रोड्यूसर। ये फिर थियरी है, थोड़ा सा मेंटली अलर्ट होना पड़ेगा, लेकिन तभी इस बहाने आप इकोनॉमी का भी तो बेसिक समझ रहे हो। इसे आप जब इकोनॉमी पढ़ोगे तो आपको फायदा होगा बहुत ज्यादा। वर्ल्ड हिस्ट्री का तो यही फायदा है, वर्ल्ड हिस्ट्री का हिस्ट्री का ही फायदा है। हिस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। तो हिस्ट्री के माध्यम से तुम बाकी विषयों का भी समझ डेवलप कर लोगे। यही ख्वाहिश लेकर मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में आया भी हूं, और तुम लोग इसमें सपोर्ट करोगे तो देखना, वर्ल्ड हिस्ट्री समाप्त होते होते तक कितना तुम्हारा आइडियाज ब्रॉड हो जाएगा, ये मैं दावा करता हूं। जिस दिन मैं पढ़ा के वर्ल्ड हिस्ट्री समाप्त करके जाने लगूंगा, उस दिन तुम बताना हमें। अभी इनिशियल का फेज है, थोड़ी दिक्कतें होंगी, लेकिन ये बहुत फायदा करने जा रहा है। एक स्टेक होल्डर्स है मिस्टर माय स्टूडेंट्स, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स ही। दूसरा बने इंग्लिश में क्यों लगे, हिंदी में लगे, उत्पादक। उसने कहा कि एक स्टेक होल्डर है वो है उत्पादक, दूसरा वो बोल रहा है कि दूसरा है श्रमिक, और तीसरा है उपभोक्ता। अब ये कहता है मुक्त अर्थव्यवस्था से इसका क्या आशय है? मुक्त अर्थव्यवस्था से है कि देखो अर्थव्यवस्था में नॉर्मली क्या होता है कि दो तरह का होता है। एक होता है सप्लाई लेड ग्रोथ, दूसरा है डिमांड लेड ग्रोथ। मतलब सप्लाई लेड ग्रोथ कहता है कि आप उत्पादन करिए, उत्पादन अपना बाजार स्वयं खोज लेगा। क्योंकि अर्थशास्त्र का तो नियम है और चिंता भी है कि हम उत्पादन करेंगे तो हमारा खरीदार कौन होगा। एडम स्मिथ कहता है कि आप उसकी चिंता ही मत करिए, आप उत्पादन तो करिए, उत्पादन अपना बाजार स्वयं खोज लेगा। जो उत्पादन है वो उत्पादन अपना बाजार स्वयं खोज लेगा, तो कहते हैं उत्पादक। तो उनका कहना है कि जो उत्पादक है, अब इन तीनों के बारे में उसका कहना है, उत्पादक, श्रमिक और उपभोक्ता। आप समझो, अब दूसरा मैं थियरी बता रहा हूं।
इनका कहना है कि एक्चुअली उत्पादक क्या करेगा, जैसे उत्पादन करता है, ये मनमानी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर यह श्रमिक को उनकी जरूरत के अनुसार मूल्य नहीं देगा। उनका पहला तो कहना है कि उत्पादन श्रमिक को अगर उसके श्रम के अनुसार या उचित मूल्य नहीं देगा तो श्रमिक उत्पादन पर आने से मना कर देगा, तो उत्पादक उत्पादन नहीं कर पाएगा। इसलिए उत्पादक की मजबूरी होगी कि एक खास मात्रा में जो श्रमिक को उसे मूल्य देना पड़ेगा, उसे वेजेज या पारिश्रमिक या श्रम का मूल्य देना होगा। दूसरी तरफ अगर श्रमिक उत्पादक से उटपटांग मांग करेगा या बहुत ज्यादा मांग करेगा तो उत्पादक उसे हायर नहीं करेगा, उसे काम पर नहीं लेगा, दूसरे किसी मजदूर को बुला लेगा। तो श्रमिक इस डर से ज्यादा पैसों का डिमांड नहीं करेगा, उत्पादक इस डर से कम पैसा ऑफर नहीं करेगा कि श्रमिक नहीं आएगा। तो दोनों के हित परस्पर संतुलित है। उसने एक सिद्धांत कहा इक्विलिब्रियम, कि जितने भी वर्ग हैं उन सब के हित में इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम इसने कहा, ब्रियम का मतलब होता है इक्विलिब्रियम माने संतुलन। उसने कहा कि इन तीनों के हितों के बीच संतुलन। इन तीनों के हितों के बीच एक प्रकार का संतुलन होगा, ये एडम स्मिथ का कहना है। कहा कि उत्पादक अगर कम मूल्य देगा तो श्रमिक काम पर नहीं आएंगे, अगर श्रमिक ज्यादा मांगेंगे तो उत्पादक दूसरे लेबर को रख लेगा, इनको नहीं हायर करेगा। तो श्रमिक के ऊपर भी अंकुश है, उत्पादक के ऊपर भी अंकुश है। उसी प्रकार से अगर उत्पादक अपने वस्तु का मूल्य ज्यादा रखेंगे तो उपभोक्ता नहीं खरीदेगा, मना करेगा, तो उत्पादक का उत्पादन नहीं बिकेगा। अगर उपभोक्ता उत्पादक से यह अपेक्षा करेगा कि बहुत कम मूल्य पर वस्तुओं को मुहैया कराए तो फिर उत्पादक उत्पादन नहीं करेगा, क्योंकि उत्पादक को लगेगा कि भाई हम घाटे सह के तो उत्पादन कर नहीं सकते। तो परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा कि उपभोक्ता को वस्तुएं नहीं मिलेंगी। इसलिए उपभोक्ता का हित उत्पादन के हित के साथ संतुलित है। ना तो उत्पादक बहुत ज्यादा वस्तु का मूल्य निश्चित करेगा, ना उपभोक्ता उसे बहुत कम करने के लिए कहेगा। तो दोनों का हित एक दूसरे को प्रति संतुलित कर रहा हो। इन दोनों का जो हित है वो एक दूसरे के हितों का प्रति संतुलन कर रहा होगा। तो उसने कहा कि ये प्रति संतुलन होना चाहिए। तो मैं स्टूडेंट्स, अब दिस इज द पॉइंट हियर, यू नो, दिस इज द पॉइंट। अब चलिए, तो यह है उसका कहना है अर्थव्यवस्था को मुक्त रहने दीजिए, उत्पादक, श्रमिक और उपभोक्ता सभी एक दूसरे के हितों को संतुलित करते चलेंगे, मार्केट अपने नियमों से चलेगा। उसी को कहते हैं लेसेज फेयर, मुक्त अर्थव्यवस्था, लेसेज फेयर। ये लेसेज फेयर टर्म कहां से आया उसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है जो मैं बताऊंगा। लेसेज फेयर, ये लेसेज फेयर टर्म कहां से आया? तो फ्रांस से निकला। फ्रांस में क्या हुआ कि फ्रांस का जो शासक था उसने एक प्रधानमंत्री रखा था जिसका नाम था कोलवर्ट, जीन बैप्टिस्ट कोलवर्ट पूरा नाम था। तो बड़ी कड़ाई से वाणिज्यवादी नीति लागू करता था। वाणिज्यवादी नीति का मतलब है अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण की नीति, और लेसेज फेयर का मतलब है सभी नियंत्रण समाप्त करके अर्थव्यवस्था को मुक्त करो। तो ऐसे हुआ कि एक लॉयंस जगह का नाम था फ्रांस में, तो कोलवर्ट ने वहां पर व्यापारियों का एक मीटिंग बुलाई, वही मध्यवर्ग, और फिर व्यापारियों से पूछा, ये कोलवर्ट ने, अच्छा एक चीज बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो व्यापारियों ने एक स्वर से जवाब दिया, लेसेज नॉन फेयर। अगर आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो मेहरबानी करके आप हमारे मामले में हस्तक्षेप ना करिए। उसी लेसेज नॉन फेयर से नॉन शब्द को निकाल दिया और वहीं से लेसेज फेयर शब्द जन्म निकला।
जो कि एडम स्मिथ ने एम्फेसाइज किया है। ये जो इक्विलिब्रियम या संतुलन का, मैंने हितों के संतुलन का सिद्धांत बताया, ये आपकी समझ में आया कि नहीं, ये थोड़ा हमको हिंट कर देते तो और बेहतर रहता। मिस्टर अंकुर, आस्क माय स्टूडेंट्स, आप थोड़ा हिंट कर दीजिए इसको कि इस सिद्धांत को समझे कि नहीं। ओके, ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, तो ये हुआ एडम स्मिथ। इन्होंने मुक्त अर्थव्यवस्था की बात की भी, मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी है, ये प्रबोधन काल का है। एडम स्मिथ याद रखना प्रबोधन काल का है, मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी है। ये मैंने बताया आर्थिक क्षेत्र में। अब मैं बताना चाहता हूं सामाजिक क्षेत्र में, मतलब राजनीतिक क्षेत्र में संवैधानिक राजतंत्र, आर्थिक क्षेत्र में प्रबोधन की मांग है मुक्त अर्थव्यवस्था, याद रखना। और सामाजिक क्षेत्र में प्रबोधन की मांग है, सामाजिक क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता। सामाजिक क्षेत्र में इसकी मांग है व्यक्ति की स्वतंत्रता। ये कह रहा है कि व्यक्ति को स्वतंत्र रखिए, उस पर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए। मतलब जानते हैं, इसने जो मॉन्टेस्क्यू है, मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति संतुलन की अवधारणा दी। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर उसने विशेष बल दिया कि मॉन्टेस्क्यू व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, उसका कहना था, शक्ति पृथक्करण अनिवार्य है। मतलब कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक होना चाहिए। मन स्वतंत्रता के लिए शक्ति का पृथक्करण आवश्यक। स्वतंत्रता के लिए शक्ति का पृथक्करण आवश्यक। ये किसका विचार है? दैट इज फ्रॉम एडम स्मिथ। तो इसने एडम स्मिथ का विचार है, सॉरी एडम स्मिथ, मॉन्टेस्क्यू का विचार है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए शक्ति का पृथक्करण आवश्यक। ये प्रबुद्ध चिंतक है। देखो, कुल मिलाकर फिर मैं कंक्लूडिंग पॉइंट कर रहा हूं, जो प्रबुद्ध चिंतक हैं, प्रबोधन काल के चिंतक को हम प्रबुद्ध चिंतक प्रायः कहते हैं, लेकिन सारे चिंतक प्रबुद्ध नहीं है। प्रबुद्ध चिंतक मैं कहूंगा तो आप उसको मोटे तौर पर मान लेना कि जो प्रबोधन के विचार को मानकर चलते हैं उन्हें हम प्रबुद्ध चिंतक कहते हैं। जो प्रबोधन के विचार को नहीं मानते हैं उनको हम प्रबुद्ध चिंतक नहीं कह सकते। अब देखिए, ये जो जिसको आप प्रबोधन का चिंतक या प्रबुद्ध चिंतक कहते हो, ये मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी है। तो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी होने के नाते ये क्या कहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में मतलब वो वही बात करेंगे जो मध्य वर्ग के हित में है। मध्य वर्ग नया वर्ग स्थापित हुआ है, इसके हित में है संवैधानिक राजतंत्र, इसके हित में है मुक्त अर्थव्यवस्था और इसके हित में है व्यक्ति की स्वतंत्रता। ओके, तो ये है प्रबोधन। अब जानते हो, अब इनकी सीमा क्या है मैं आपको बताता हूं। सीमा ये है, जो प्रबुद्ध चिंतक है उनकी सीमा है कि इनका कहना है कि मताधिकार, ये संवैधानिक राजतंत्र चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि संवैधानिक राजतंत्र का एक मैं आपको मतलब बता दूं। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब हुआ, इनकी सीमा को देखिए, संवैधानिक राजतंत्र का मतलब हुआ कि जैसे ये राजा है, किंग है, तो इनका कहना है कि किंग को मनमाने ढंग से शासन नहीं करना है, बल्कि किंग को शासन करना है एक संस्था है, जो संगठन है, एक निकाय है। वो किंग को एक निर्वाचित विधानमंडल के माध्यम से शासन करना है, निर्वाचित विधानमंडल। तो निर्वाचित विधानमंडल का मतलब हुआ कि इलेक्टेड प्रतिनिधिमंडल। तो निर्वाचित विधानमंडल के सुझाव पर किंग को शासन करना, यहां तक तो बात समझ में आती है। ये क्या चाहते हैं पता है? ये चाहते हैं कि जो निर्वाचन हो
उसमें सार्वत्रिक वैश्य मताधिकार नहीं हो, सभी को मताधिकार नहीं मिले, सीमित मताधिकार मिले प्रॉपर्टी के आधार पर, मतलब जिसके पास एक खास संपत्ति है उसी को मताधिकार मिले, सभी को मताधिकार नहीं मिले। वो कहते हैं कि मताधिकार सभी को कैसे मिलेगा, उनका कहना है कि जो शिक्षित नहीं है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उनको मताधिकार दे देंगे तो सिस्टम को तोड़ देंगे, वैसे लोगों को मताधिकार देना सही नहीं है। बल्कि मैंने कुल मिलाकर वो चाहते हैं कि राजतंत्र और कुलीन वर्ग से, राजतंत्र कुलीन वर्ग और पादरी से छीनकर शक्ति हम तक पहुंच जाए, लेकिन हमसे नीचे निम्न वर्ग तक नहीं जाए। मध्य वर्ग को डर क्या है पता है कि निम्न वर्ग का नंबर, संख्या हमसे ज्यादा है, मतलब लोअर क्लास इज हैविंग द लार्जर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ देन द मिडिल क्लास। तो उनको डर यह है कि अगर निम्न वर्ग के पास मताधिकार चला जाएगा तो निम्न वर्ग उस मताधिकार की शक्ति का उपयोग करके वो हमें हटा देगा और पूरी शक्ति मतलब अपने हाथों में ले लेगा। तो वो जानते हो क्या कहते हैं, बहुत खतरनाक दर्शन देते हैं कि सरकार जनता के लिए तो होना चाहिए परंतु जनता के द्वारा नहीं। गवर्नमेंट शुड बी फॉर द पीपल बट नॉट बाय द पीपल, क्योंकि बाय द पीपल का मतलब है डेमोक्रेसी। कुल मिलाकर यह तय हुआ कि संवैधानिक राजतंत्र या सीमित राजतंत्र चाहते हैं, प्रजातंत्र नहीं। ये प्रजातंत्र के विरोधी। मिस्टर अंकुर, पूछ रही है कि क्यों आवश्यक है शक्ति का सेपरेशन। श्रेया, जैसे एक काम करता हूं, तुमको हम जिला कलेक्टर बना देते हैं श्रेया, और जिला जज भी बना देते हैं, तो तुम अगर कलेक्टर के रूप में श्रेया अगर आप मनमानी करोगे तो जब मामला न्यायपालिका में ले जाना चाहेगा तो फिर पता चलेगा कि न्याय की कुर्सी पर आप ही बैठे हुए हो, तो न्याय कैसे मिलेगा श्रेया, पता है ना? क्योंकि कार्यपालिका शक्ति भी आप में है और न्यायपालिका शक्ति भी आप में है। आप ही को कानून बनाने का अधिकार मिले, आप ही को कानून का क्रियान्वयन करने का अधिकार मिले, और आप ही को कानून या कार्यपालिका में कोई अगर उसका वो किसी के साथ दुर्व्यवहार करता है या कोई गलती करता है तो मामला अगर सुनवाई के लिए आए न्यायपालिका में तो वहीं पर बैठ के आप ही न्याय करो, तो बताओ फिर कैसे किसी व्यक्ति का कल्याण होगा, किसी की स्वतंत्रता कैसे मिलेगी? आप तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाओगे ना, आप कार्यपालिका के ही प्रधान हो जाओगे, आप विधानमंडल के ही प्रधान हो जाओगे, आप न्यायपालिका के ही प्रधान हो जाओगे, तो आप तो एकदम गॉड बन जाओगे, बहुत पावरफुल हो जाओगे, तो फिर लोगों की स्वतंत्रता तो दब जाएगी। सत्यम सर, लेकिन सर ये पुनर्जागरण से पहले भी तो राजा बैरन और नाइट के जरिए शासन, राजा, लेकिन सर ये पुनर्जागरण से पहले भी तो राजा बैरन और नाइट के जरिए शासन करता था सत्यम। राजा तो शासन कहा करता था सत्यम, शासन तो ही बैरन और नाइट ही करते थे सत्यम। राजा तो एक टाइटलर, नाम मात्र का हेड था, जो लॉर्ड था उसी के उस साल में कुछ पैसे देते थे उसको, जिससे उसका खर्च चलता था, उसकी अपनी सेना नहीं थी, उसके अपना अधिकारी वर्ग नहीं था, तो राजा शासन कहाँ करता था, वो तो नाम मात्र का प्रधान था। पूछ रही है सर, प्रबोधन का अमेरिका और फ्रांस से क्या संबंध है? जो ही ये बात अमेरिका और फ्रांस से क्या संबंध है, बात आगे आएगी। मैंने जो ही पहले ही आपको बताया है, आप लोग फिर एक बार मेरे इंस्ट्रक्शन को सुनो, आगे का सवाल मत पूछो। अभी मैं प्रबोधन समाप्त करके नहीं चला हूं, हम आगे जहां एंड करेंगे वहां हम अमेरिकी क्रांति से भी संबंध बताएंगे, फ्रांस से भी बताएंगे, ये सब आगे बताएंगे आपको। शेखर पूछ रही है सर, क्या निजी अर्थव्यवस्था का आधार यहीं से आया? देखो, निजी अर्थव्यवस्था तो पहले ही थी, लेकिन जिसको फ्री इकोनॉमी कहते हो, जिसे आज कहते हो आर्थिक उदारीकरण, वो आर्थिक उदारीकरण का आधार यहीं से आया, आप कह सकते हो। शीतल, आर्थिक उदारीकरण का आधार आप यहीं से कह सकते हो। ओके, तो हमारे प्रश्न अभी तक खड़ा है। तो ये जो मैंने कहा निर्वाचित प्रतिनिधिमंडल के साथ, तो वो कहते हैं कि सरकार जनता के लिए तो होना चाहिए परंतु जनता के द्वारा नहीं।
तो मतलब वो प्रजातंत्र के विरोधी हैं। तो ये इनकी सीमा भी है, ये चाहते हैं सीमित राजतंत्र हो लेकिन प्रजातंत्र नहीं हो। प्रजातंत्र में स्वयं उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी, तो इस बात से वो डरते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको एक दूसरे चिंतक से परिचय कराता हूं। इसका नाम है रूसो। इसका पूरा नाम है जीन जैक्विस रूसो। जीन जैक्विस रूसो। देखो, ये जिनेवा का नागरिक था, जिनेवा, लेकिन यह फ्रांस में आ गया और फ्रांस में ही एक्टिव था। यह प्रबोधन काल का तो था, लेकिन प्रबोधन के विचारों को नहीं मानता था कई मुद्दे पर। कैसे? तो देखो, पहला अंतर क्या है? पहला अंतर यह है, जो अन्य प्रबुद्ध चिंतक, यहां प्रबुद्ध चिंतक से आते हैं मॉन्टेस्क्यू, दिदरो, वोल्टेयर जैसे जो प्रबुद्ध चिंतक हैं, वो प्रबुद्ध चिंतक तर्कवाद और वैज्ञानिक पद्धति पर बल देते थे। आपको याद है, इनका कहना था कि तर्कवाद और वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेकर हम जीवन की मूलभूत समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और जानते हैं, पद्धति पर बल, परंतु रूसो ने इसे अस्वीकार कर दिया और बदले में किस पर बल दिया पता है? इमोशंस पर, भावावेश पर। इमोशंस, आप लोग घबराना मत। देखो, थोड़ा प्रबोधन एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, हम आपको हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं। ये टॉपिक थोड़ा बहुत इलूसिव है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है, तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, लेकिन मैं समझा देता ही हूं, मैं आपको समझा दूंगा। आप केवल घबराना मत, हम फिर आपसे फीडबैक पूछते रहेंगे और आप जैसा विचार दोगे तो फिर मैं दोहरा दूंगा उसको, कोई बड़ी बात नहीं है। भावावेश कहते हैं इमोशंस को। देखिए, एक्चुअली है ऐसा कि जो बाकी प्रबुद्ध चिंतक हैं, इनलाइटेंड थिंकर्स, वो कहते हैं कि तर्कवाद और वैज्ञानिक पद्धति से जीवन की मूलभूत समस्या का समाधान किया जा सकता है। रूसो ने तर्कवाद को अस्वीकार कर दिया, वैज्ञानिक पद्धति को अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, जीवन की मूलभूत समस्या का समाधान तो इमोशन से हो सकता है, भावावेश से हो सकता है। उसने एक बड़ा अजीब नाम इसको दिया है, वो नाम है भव्य पाशविकता। हालांकि ये नाम हम तुमको क्यों बता रहे हैं, इसको छोड़ ही दो, इस शब्द को, इतनों को थोड़ा समझने में दिक्कत कर देगा। इतना ही जानो कि जो रूसो, देखो, अब तर्क का स्थल मस्तिष्क है और भावना का स्थल हृदय है। रूसो ने कहा कि नहीं, भावावेश सब कुछ है, इमोशन सब कुछ है, तर्कवाद और वैज्ञानिक पद्धति नहीं, जिससे हमें जीवन में खुशी मिले। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं। अब इसलिए रूसो को क्या कहा जाता है पता है? रूसो को पक्षंतावाद का पिता कहा जाता है, पक्षंतावाद का जनक, पिता। पक्षंतावाद के लिए अंग्रेजी में शब्द है रोमांटिसिज्म। जैसे अंग्रेजी में तुम देखोगे, एक रोमांटिक मूवमेंट चला है साहित्य में, रोमांटिसिज्म, स्वच्छंदतावाद, और उसका फादर रूसो ही है। रूसो ने ही ये लाया है, एक तरह से वही से स्वच्छंदतावाद उभर कर आया है। देखो क्या है, तो इसको भावावेश और तर्कवाद को समझाने के लिए मुझे आपको एक कहानी बतानी पड़ेगी। आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको अपने ग्रेजुएशन डेज में ले चलता हूं। जब मैं ग्रेजुएट में था तो मुझे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना था। इंग्लिश लिटरेचर में जॉन किट्स एक स्वच्छंदतावादी कवि है, उसको रोमांटिक पोएट बोलते हैं। तो जो जॉन किट्स है, वो जॉन किट्स ने
एक नैरेटिव पोएम लिखा। नैरेटिव पोएम का मतलब होता है एक बहुत लंबा सा कविता। उस पोएम का नाम था लामिया। उस पोएम का नाम लामिया था। हमें काफी इम्प्रेस किया था ये पोएम ने। उस समय यूथफुल माइंड था और थोड़ा सा इमोशंस, जीवन में इमोशंस को महत्व देने की उस उम्र में थोड़ा सा ज्यादा झुकाव होता है। बढ़ती उम्र के साथ तो फिर आप इमोशंस को सीमित करके तर्कवाद की तरफ बढ़ जाते हो। उसी में मैंने लामिया की कहानी उसी में पढ़ी, नैरेटिव पोएम के। तो उसमें कहानी क्या है कि लामिया एक सरपेंट वीमन थी। सरपेंट वीमन, आपने इच्छाधारी नागिन का नाम सुना होगा। इच्छाधारी नागिन रियल में नहीं होती है, लेकिन कल्पना लोक में तो लोग, मिथक में तो है, माइथोलॉजी में तो लोग इच्छाधारी नागिन की बात करते हैं। और इस तरह के जो रोमांटिक पोएट होते थे वो सब इसी तरह की कहानी लाते थे, परियों की कहानी, इच्छाधारी नागिन की कहानी। तो इच्छाधारी नागिन में है लामिया है। तो लामिया एक युवक है जिसका नाम है कैसियस। तो लामिया उस कैसियस के प्रति इन्फैचुएटेड हो जाती है, मतलब उसके प्रति वो आकर्षित हो जाती है और वह चाहती है उसको प्यार के लिए प्रपोज करना, लव के लिए प्रपोज करना। लेकिन वो जानती है कि भाई मैं तो नागिन हूं, अगर वो जान लेगा कैसियस तो फिर मुझसे तो उसका प्यार होने से रहा। तो उसने मतलब इच्छाधारी नागिन में वो क्षमता होती है कि अगर वो चाहे तो तुरंत रूपवती स्त्री जो होती है, रूपवती महिला, उसका वेश धारण कर लेती है। तो बड़ा खूबसूरत एक लड़की का वेश धारण करके और वो लामिया के पास पहुंचती है। लामिया उसको देख के बहुत भाव विह्वल हो जाता है, इन्फैचुएटेड हो जाता है। और कैसियस लामिया को देख के भाव विह्वल हो जाता है उस सुंदर लड़की को देखकर, और वो खुद ही उसको प्रपोज कर देता है। फिर दोनों प्यार से रहने लगते हैं, समय कटने लगता है। इच्छाधारी नागिन के बारे में कहा जाता है कि 24 घंटा में एक बार उसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना होता है। तो लामिया तो हमेशा उसके साथ रहती नहीं थी, अब गई जाके मिली तो एक लड़की के भेष में मिली, फिर अपना आई तो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती होगी। काम चल रहा था। तभी कैसियस को अब शादी करने की इच्छा हुई। काफी दिन बीत चुके थे। उसने लामिया से प्रस्ताव किया कि हम लोग विवाह कर लें। अब लामिया डर रही थी कि मैं तो ठहरी नागिन, विवाह करने पर तो अब इसको मैं अपनी इस पहचान को बचा नहीं पाऊंगा, और फिर जिस समय ये सुनेगा कि मैं एक नागिन हूं तो इसका सारा प्यार रफू चक्कर हो जाएगा। तो लामिया अलग डरी हुई थी। और खैर उसको लगा कि 24 घंटे में एक बार वेश बदलना है तो चलो कोई नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या लामिया के लिए थी कि कैसियस का अगर विवाह होता, मैरिज होता, तो उस विवाह में उसका एक वो अपने गुरु को जरूर निमंत्रण देती, और उसके गुरु का नाम था फॉस्टस। और फॉस्टस एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था, दार्शनिक था, और त्रिकालदर्शी था। वो भूत भविष्य वर्तमान सभी को जानता था। भूत को तो सभी जानते हैं, वर्तमान को लोग समझते हैं, भविष्य को तो कोई कोई जानता है। तो त्रिकालदर्शी था। अगर वह आता और एक नजर अगर लामिया पर वह देता तो पहली नजर में पहचान लेता कि अरे ये तो नागिन है। तो लामिया ने कैसियस के सामने पहले शर्त रखी कि ऐसा है, आप इस विवाह में अपने गुरु को नहीं बुलाएंगे। चलो, लामिया वो भी मान गई, कैसियस वो भी मान गया, क्योंकि अब लामिया से मैरिज करने के लिए, विवाह करने के लिए इतना आतुर था कि वो शर्त भी मान लिया। हालांकि अगर वो साउंड माइंड में होता तो पूछता कि अच्छा ठीक है, तुमको हमारे गुरुजी से क्या प्रॉब्लम है, उनको बुलाऊंगा। तो ये सब कुछ नहीं पूछा, कहा ठीक है तुम चाहती हो तो नहीं बुलाऊंगा। वैसे भी विवाह वगैरह के अवसर पर गुरु की कोई खास जरूरत रह नहीं जाती है। तो उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब जब दोनों की शादी हो रही थी और जब ये पता फॉस्टस को चला कि भाई उसका जो शिष्य है उसका विवाह हो रहा है, उसको निमंत्रण तक नहीं दिया, तो पहले तो काफी वो गुरु आग बबूला हुए। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई नहीं, अगर वह शिष्य नालायक हो गया तो मैं गुरु होके नालायक कैसे हूं।
मैं वहां जाके उसके लग्न मंडप पर आशीर्वाद तो अवश्य दूंगा। वहां से वो अपने बाकी चेलों के साथ उसके लग्न मंडप पर चल पड़े। वहां तो मैरिज था, तो रिंग सेरेमनी होता था क्रिश्चियन में, तो बड़ा सा सफेद चोगा लामिया पहने हुए रिंग सेरेमनी होने वाला था। उस समय फॉस्टस पहुंच गया। फॉस्टस ने लामिया को देखा तो पहली नजर में पहचान लिया, कह रही तो इच्छाधारी नागिन है। और फिर इसके बाद फॉस्टस उसको देखकर आग बबूला हो गया। उसको लगा कि मेरे शिष्य को तो ये खत्म कर देती। इसने, जबकि ऐसा कोई प्लान लामिया का नहीं था, वो तो केवल इसलिए वेश बदल के आई थी कि उसको मतलब पहचाने, वो जेन्युइनली उसे लव करती थी। लेकिन फॉस्टस को लगा कि भाई तो हमारे शिष्य के लिए खतरा है। और दोनों का पहचान तो अलग अलग थी, अब पता नहीं कैसे दोनों रहते। तो फॉस्टस ने अचानक से क्रोध से देखा तो एक अब पोएम ही है, कथा ही है, कोई रियलिटी तो है नहीं। तो उसकी तीसरा नेत्र यहां आ गया, जैसे शिव का या कोई देवता का होता है, और वहीं से एक आग की चिंगारी निकलती है और लामिया के उस चोगे में जाकर लगती है और लामिया जलने लगती है। और लामिया चिल्लाती हुई भागती है, थोड़ी देर पर थोड़ी आगे जाकर गिर जाती है और तड़प कर मर जाती है। और अब बाकी जो ऑडियंस है वो चकित है कि क्या हुआ, और देखते हैं तो वहां पर एक सांप लेटा हुआ है, मतलब एक नागिन, मोटी सी नागिन लेटी हुई है लामिया की जगह। तो फॉस्टस, जो गुरु फॉस्टस थे, बड़े गर्व से अपने शिष्य कैसियस की तरफ देखा, मानो यह कहते हुए कि देखो शिष्य, मैंने आपको बचा लिया। दांव यहां उल्टा पड़ गया। उल्टा कैसियस गुस्सा खा गया कि गुरुजी आपने यह क्या किया, आपने कितना बड़ा, आपने तो मेरे जीवन को ही समाप्त कर दिया। आपने लामिया के साथ ऐसा क्यों किया? अगर वो नागिन थी तो मुझे नागिन ही चाहिए, मैं उसी के साथ खुश होता। आपने तो मेरी खुशी को डस लिया मेरे शादी के अवसर पर आकर। और फिर वो लामिया लामिया चिल्लाती हुई अपने शयन कक्ष में गया, वहीं पर सो गया, न खाना खाता न पानी पीता, और लामिया की याद में तड़पता रहा। 10-15 दिन में उसका भी डेथ हो गया। तो अंत में जॉन किट्स लिखता है, टू डिसेक्ट इज टू मर्डर। मतलब अब तर्कवाद और विज्ञान की बात करते हो, लेकिन तर्कवाद और विज्ञान अस्थायी सुख नहीं देता। जो भावना है, अगर किसी को भावना से सुख मिल रहा है, कोई अगर अपने भावना को एक्सरसाइज करके अगर सुखी है, तो उसको उसी तरह सुखी रहने दो। उस पर जबरन तर्क मत थोपो, जबरन विज्ञान मत थोपो। अब जैसे आप देखो, गंगा है, गंगा जल पॉल्यूटेड है, आप मिनरल वाटर पीते हो, बिस्लेरी का पानी भी पीते हो, लेकिन कोई श्रद्धालु जाता है गंगा से 1 अंजलि जल लेता है, पॉल्यूटेड है, और वो उसको पीता है और उसको असीम शांति मिलती है। तो उसको वही जल पीने से उसको सुख मिलेगा और उसी से वो स्वस्थ होगा। उस पर अपना तर्क मत थोपो कि अरे तुमने बहुत बड़ी गलती की, इसमें तो पूरा पोल्यूशन भरा हुआ है, इसमें तो केमिकल्स मिले हुए हैं, इसमें तो बहुत तरह के जो जीवाणु हैं वो है। तो बेचारा को जो सुख मिल रहा है वो पानी को पीने से वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए भावना को ही अपने मुताबिक जीवन में खुशी मिलती है। इंसान भावना से खुशी पाएगा। और प्रकृति के बीच हम रहते हैं, हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हैं, भावना की आवाज़ सुनते हैं, हम सुखी रहते हैं और सुख पाना ही हमारा अधिकार है। इसलिए तर्कवाद और विज्ञान के नाम पर मानव सुख को मत दबाओ। मानव अपने मूल स्थिति में वो भी पशु की तरह पाशविक है, वो भी इमोशन से गाइडेड होता है और इमोशन से ही गाइडेड होने दो। तो ये जॉन किट्स का संदेश था, सॉरी ये जॉन किट्स का भी है, लेकिन यही रूसो का संदेश था। इसलिए रूसो बन गया फादर ऑफ रोमांटिसिज्म, स्वच्छंदतावाद का जनक। मिस्टर अंकुर, आस्क माय स्टूडेंट्स कि आप, माय स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप क्लू दीजिए कि आप मेरी इस कहानी को समझ पाए, आप मेरे सिग्नल को समझ पाए। हम सब के अंदर एक रूसो है, क्योंकि आप आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई करते हो, आईएएस का प्रिपरेशन करते हो, पता है, लेकिन अंदर से कभी कभी आवाज़ उस चीज़ की निकलती है कि अरे यार कितना बढ़िया था जो अपने कॉलेज डेज में थे, कितनी अच्छी ज़िंदगी कट रही थी। तो ये जो हम सब के अंदर जो दिल की आवाज़ निकलती है, वहाँ रूसो बैठा हुआ है। आधुनिक मानव में केवल मॉन्टेस्क्यू, लॉक जैसे तर्कवादी नहीं है, बल्कि रूसो जैसे लोग भी हर इंसान के अंदर बैठा होता है।
ओके, हमारे स्टूडेंट्स ये पूरे इनलाइटनमेंट को समाप्त करना उचित भी नहीं था, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है और हमारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मुझे कोई बहुत जल्दबाजी नहीं दिखानी थी। इसलिए इस टॉपिक को मैंने पूरा समाप्त नहीं किया, इसमें रह गया है। तो इसलिए बाकी मेरे स्टूडेंट्स जो अमेरिकन क्रांति या प्रबोधन से संबंध पूछ रहे थे, तो आप देखने दो, मैं कल आपको प्रबोधन के बाद तो अमेरिकी क्रांति का टॉपिक नहीं मिला है ना, कल मैं वैसे आपको अमेरिकी क्रांति भी भेज दूंगा। इसमें देख लेता हूँ कितना पार्ट इसमें बचा हुआ है, तो मैं वो भी मैटर भेज दूंगा। हो सकता है कि कल मेरा पूरा टाइम इसमें ना लगे, राजनीतिक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र मैंने कर ही दिया है, प्रबोधन की सीमाएं आपको ही बता ही दी है। तर्कवाद को चुनौती, हाँ एक ये हो गया, तर्कवाद को चुनौती। और अंतर अनुशासनात्मक, तो कल पूरा टाइम नहीं लगेगा, मैं कल अमेरिकी क्रांति भी शुरू कर दूंगा। तो मैं एक मैटर अमेरिकी क्रांति का भेजूंगा, आप लोग ध्यान कर लेना, डाउनलोड करके अमेरिकी क्रांति में पढ़ो या ना पढ़े, डाउनलोड करके रखना, ताकि क्लास के बाद रात में जाके उसको आप लोग उलट सको। तो आज मैं यही रुकता हूं, कल मैं आपसे मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू।